तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद योगेश में। चूँकि आज आपको कल बताया था मैंने, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ बहुत लिया है, यानी टॉपिक हमारे पास इनफ है, और अगर आप कंटेंट की बात करते हैं वो आपको पर्याप्त मात्रा में चैनल पे मिल जाएंगे। और अगर मैं डेली अगर आपको क्लास पढ़ाई वाली ही दूं तो क्या होता है कि कभी कभी हेक्टिक हो जाता है, बर्डन हो जाता है। अगर आप रिवाइज नहीं कर पाओगे, डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, तो चीज़ें क्या होती हैं, एक बार बिखरने लग जाती हैं, संभालना मुश्किल हो जाता है। तो बीच बीच में ब्रेक बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। वो आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है। और हो सकता है कि संडे आपका ऑफ रहे, क्योंकि एक दिन खुद के लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी होता है। यानी संडे वगैरह हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन संडे ऑफ रह सकता है इस बार आपका। सैटरडे यानी परसों क्लास आएगी, कल भी आपकी क्लास आएगी। चलो हम लोग शुरुआत करते हैं। कई ऐसे स्टूडेंट्स में मुझे मैसेज करते थे टेलीग्राम पे, या फिर टेलीग्राम कॉल आती, या कभी दूसरे जो नंबर मैंने शेयर किया था उस पर कॉल आती। तो वो न्यू स्टूडेंट है, न्यू स्टूडेंट मतलब अंडर ग्रेजुएट, रिसेंटली ग्रेजुएट, रिसेंटली इंटरमीडिएट, यानी क्योंकि सबकी अपनी अपनी परिस्थितियां होती हैं, सब अपने अपने तरीके से सोचते हैं कि चीज़ों को कैसे करना है, क्या करना है। तो यहाँ पर बच्चों मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। और ये मार्गदर्शन ही है, जिसको लेना है वो लीजिए, जिसको नहीं लेना है वो छोड़ सकता है। मतलब कंपलसरी नहीं है हाथ पकड़ के कि आइए बैठिए यही कीजिए ऐसा कीजिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिसको लगता है कि हाँ ये थोड़ा सा सर सही डायरेक्शन बता रहे हैं, उचित हो सकता है हमारे लिए, वो चीज़ों को फॉलो करना। और जिसको लगता है नहीं यार क्या मार्गदर्शन कर रहे हैं, क्या करना, वो आप लोग स्किप कर सकते हैं, ठीक है। हर टाइप के बच्चे इसमें। साथ ही साथ थोड़ी सी बात होगी बीएड करने वाले बच्चों के लिए, बीएड करने की सोचने वाले बच्चों के लिए, बीएड कर चुके बच्चों की, और इसके अलावा डीएलएड, ठीक है। क्योंकि अभी डीएलएड की भी हाई डिमांड चल रही है कि सर डीएलएड की क्लास दे दीजिए, डीएलएड का जो पैटर्न है वो समझा दीजिए, या डीएलएड करना कितना उचित होगा, कितना अनुचित होगा, इन सब पे मैं हाँ धीरे धीरे आऊँगा, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं न्यू स्टूडेंट से, ठीक है। यानी जो भी छात्र नए जुड़े हुए हैं उनसे हम लोग शुरुआत करते हैं इस चैनल पे। अब इस चैनल पे न्यू स्टूडेंट का मतलब क्या है। कई बच्चे तो ऐसे हैं जो फ्रेशर है। फ्रेशर का मतलब होता है जिसने हाल ही में क्या किया है, फ्रेशर हाल ही में, या तो जो 12th पास किए हुए हैं, यानी 12th अंडर ग्रेजुएशन, यानी 12th क्लियर हो गया, इनका अंडर ग्रेजुएशन लिख दिया, ठीक है। या जो ग्रेजुएट हो चुके हैं हाल ही में, या ये इस टाइप के छात्र हैं। दूसरा ऐसे स्टूडेंट है जो चैनल पे लेट जुड़े हैं, यानी इस तैयारी पहले से कर रहे हैं लेकिन चैनल पे लेट जुड़े हैं, और वो अब ये समझ नहीं पा रहे हैं कि तैयारी कहाँ से करें, कैसे करें, किस तरीके से करें, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पढ़ के कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमें क्या करना होगा, जॉब लगेगी नहीं लगेगी। ये बात तो बच्चों सच है कि आप मान के चलिए जितने भी छात्र तैयारी करने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि सभी की जॉब एक बार में लग जाएगी। वो सब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना हार्ड वर्किंग पर्सन हैं, और कितना आप लोग मेहनत कर रहे हैं, कितना आप मेहनत की तवज्जो को समझते हैं। जितना एफर्ट दोगे, जितनी कोशिश करोगे, एक न एक दिन चीज़ें आपके पक्ष में आने लग जाएंगी, ठीक है। कब तक हराएगी ये ज़िंदगी, मैं हमेशा कहता हूँ, फिर से हम लौट आए हैं। मतलब आपको करना ही करना है, ये आपके लिए बाध्यकारी होगा, मेहनत करना ही आपके पास अंतिम विकल्प है। और जो सीजन चल रहा है, जैसा मौसम चल रहा है, बिल्कुल मन नहीं होता होगा पढ़ने का। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि कई छात्र इसमें ऐसे होंगे जिनका पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब ही नहीं रह रहा होगा, परेशान होंगे, सोचते होंगे पढ़ूं, ये करूं वो करूं, लेकिन मन ही नहीं लग रहा होगा। सेम कंडीशन मेरे साथ है। कई बार मैं सोचता हूं कि यार छुट्टी ले लूं, लेकिन यार अब क्या करें बताओ। पढ़ने वाले बच्चों की भी निगाहें टकटकी निगाहों से देखे पड़े हैं कि सर की क्लास आएगी, कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो ये विपरीत परिस्थितियां देख रहा हूं मैं आजकल, चाहे मौसम की वजह से हो, हमारे खुद की थकावट हो, कुछ भी हो, इसमें भी हमने क्या करना है, ओवरकम करना है, चीज़ों को जीतना है, चीज़ों से ऊपर निकलना है, और किसी न किसी केस में हमें अपने आप को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ना होगा। यही हमारे पास विकल्प है। या आप लोग ये कह दीजिए नहीं सर अब तैयारी नहीं होती है, अब कुछ और काम करते हैं, हमारे पास पर्याप्त है, सीजन सफिशियंट है, और हम लोग के खाने के लिए पीने के लिए सब चीज़ है घर पे, तो हमें तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, हम कर लेंगे, लाइफ को एडजस्ट कर लेंगे। अगर ऐसा सोचते हैं आप लोग तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब आप लोग पढ़ाई वगैरह छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं इन बच्चों से, ठीक है। देखिए बच्चों, जो BA BSc या जो भी BCom वगैरह कर रहा है, या 12th पास हो चुका है, जो अंडर ग्रेजुएट है, सबसे पहले उसकी बात करता हूँ। अंडर ग्रेजुएट जो बच्चे हैं, ठीक है, इनसे मैं ये कहूंगा, अगर आपने, क्योंकि देखिए दो मन बनते हैं, दो मन का मतलब
या तो आप ये सोचें कि यार मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में तैयारी करके आना है या सरकारी क्षेत्र में आना है, या आप ऐसा सोचते होंगे कि नहीं मुझे ये ग्रेजुएशन तो कर देता हूँ, करना मुझे लास्ट में प्राइवेट है। प्राइवेट अगर अभी से अगर आपने मन बना रखा है तो आप लोग पढ़ाई वढ़ाई छोड़ देना, ठीक है। और क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ऐसा है, यहाँ जो बच्चा जुड़ेगा वो सरकारी नौकरी के लिए ही जुड़ेगा, चाहे कहीं हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, स्टेट गवर्नमेंट की हो, अदर स्टेट की हो, जो भी है, ठीक है। ये कोई ये नहीं कि उत्तराखंड की तैयारी की बात कर रहा हूँ, मैं एक जनरल वे बता रहा हूँ आपको, समझाने की बात कर रहा हूँ। सरकारी क्षेत्र में आने का मतलब, गवर्नमेंट सेक्टर में आने का मतलब, सरकारी नौकरी पाने के लिए जो बच्चे प्रयासरत हैं, जो कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए मैं ये बात बताता हूँ। जो अंडर ग्रेजुएट बच्चे हैं, मैं ये कहूँगा आप लोगों को क्या करना चाहिए, ये सच बात है, कंपटीशन इतना तगड़ा है। कई छात्र जो ग्रेजुएट कंप्लीट करने के बाद तैयारी करेंगे, कई अंडर ग्रेजुएशन में भी ये सोचते हैं कि मैं अब शुरुआत कर दूं या जो भी है। अगर आपने स्टेट एग्जाम की सोची है और आप अगर उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, उत्तराखंड राज्य की सरकारी नौकरी की अगर आप सोच रहे हैं, ठीक है, तो अब ये बात की बात है, विज्ञप्ति कब आएगी, कैसा होगा, कैसा होता है, वो कुछ बात नहीं चल रही, मैं आपको समझा रहा हूं। अगर आपको तैयारी करनी है, यानी आप सोचते हैं कि हमें तैयारी करनी चाहिए, तो मेरा ये मानना है ग्रेजुएशन करने के साथ साथ आप कुछ भी नहीं 2 से 3 घंटा आपको इस चीज में देना चाहिए, यानी पढ़ाई के क्षेत्र में देना चाहिए। यानी कंपटीशन अगर आपको क्रैक करना है, आप सोचते हैं कि मैं कल के दिन सरकारी क्षेत्र में आऊं, तो अगर आप अभी से लगेंगे ना, अभी से लगने का मतलब कछुए की चाल से अगर आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, तो आप देखना जैसे आप ग्रेजुएट हो जाएंगे, जैसे आपका ग्रेजुएशन हो जाएगा, तो आप बहुत अच्छे कंफर्टेबल जोन पे होंगे। क्यों? क्योंकि कई बच्चे ऐसा कहते हैं, जैसे सपोज आप बीएससी या बीए कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जहाँ भी हैं, 2-2.5 साल अगर आपका समय है ग्रेजुएट होने में, अब 2-2.5 साल का मतलब जो 2023-24 के आसपास, तो अगर आप उस टाइम कोई विज्ञप्ति आती है, अगर आप उस टाइम ग्रेजुएट हुए हैं या जस्ट हुए हैं और विज्ञप्ति आ गई, तो आपको उस समय कहाँ पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ, कहाँ से शुरुआत करूँ, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। और किस्मत अगर आपकी चल गई, किस्मत के साथ साथ आपकी मेहनत चल गई, तो मान के चलिए आप ग्रेजुएट होते ही गवर्नमेंट सेक्टर में आ जाएंगे। और ये हुआ है, ये एक ही आपके साथ नहीं हुआ, मैंने ऐसे कितने बच्चे देख दिए हैं जो पहले ही प्रयास में क्या कर जाते हैं, एग्जाम क्रैक कर जाते हैं, और उसका सिर्फ ये उनका इंटेंशन रहता है, इरादे रहते हैं, जब वो अंडर ग्रेजुएट होते हैं या जब पढ़ रहे होते हैं, अपनी एकेडमिक जो होती है, उनकी जो कॉलेज वगैरह की स्टडी होती है, उसके साथ 1 या 2 घंटा वो अपनी पढ़ाई को देते हैं, और देना भी चाहिए। और ये सोचिए कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप सिर्फ अपने को खुश नहीं रखते हैं, अपनी आत्मा को खुश नहीं रखते, बल्कि आप अपने आश्रित, तो अपने परिवार वालों को भी खुश रखते हैं, क्योंकि उनको ये लगने लग जाता है कि यार हाँ, बच्चा अभी से सोचने लग गया, इसके अंदर ही समझ आ गई। क्योंकि बच्चों ये ऐसी उम्र होती है, यहीं पे आप बन सकते हो, यहीं पे आप उजड़ सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आप अपने लाइफ को किस दिशा में ले जाते हो। होता नहीं है, जैसे जो 12th वगैरह तक का है, तो वो सभी छात्रों का लगभग समान रहता है। हम लोग क्या सोचते हैं, मतलब ये यार चलो स्कूल है, बोर्ड एग्जाम है, लेकिन यहाँ से करियर को लेकर जो दुविधा उत्पन्न होती है, आप इसके बाद क्या करते हैं, 12th के बाद आपके क्या कर्म है, वही आपका डिसाइड करेगा कि आपका भविष्य किस दिशा में जाएगा। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी की सोचते हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगा 1 से 2 घंटा आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए। कुछ नहीं, आप बस टच में बने रहे, समझ में आए ना आए, आप एटलीस्ट एक टच बना के रखिए कि यार हाँ, हमें तैयारी करनी है, हम थोड़ा थोड़ा प्रयास करते हैं, और उसका परिणाम आपको बहुत जल्द क्या होने लग जाएगा, देखने लग जाएगा। अब आप कहोगे सर हम क्या तैयारी करें, क्या पढ़ें। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उत्तराखंड पढ़िए, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप हिंदी पढ़िए, लेकिन आप जनरल चीज जीएस तो पढ़ सकते हैं, जनरल स्टडी तो शुरुआत कर सकते हैं। अगर हाँ प्रॉपरली अगर आपको ये लगता है कि आप उत्तराखंड, क्योंकि कई होता क्या, अंडर ग्रेजुएट बच्चों के लिए कभी 12th पास की विज्ञप्ति आ जाती है जिसमें 18 साल उम्र मांगी होती है, कहीं सहायक वगैरह, तो उस समय अगर आपको उत्तराखंड की जरूरत पड़ेगी, तो मैं आपको एक सलाह देता हूँ, सिंपल सी बात है, आप 2 से 3 घंटे का मतलब एक काम किया कीजिए, हिंदी नहीं पढ़ते हो तो छोड़ दीजिए, 1 से 2 घंटा आप जीएस को दीजिए, ताकि आप कल के दिन सेंट्रल एग्जाम की तैयारी करोगे, केंद्रीय सरकार की तैयारी करोगे, तो वहां भी आपकी जीएस काम आएगी। और 1 घंटा आप राज्य विशेष को उत्तराखंड को दे दीजिए। कोई मैं ये नहीं कहूंगा आपसे कि हाई फाई चीजें पढ़िए, बहुत हाई लेवल की चीजें पढ़िए, कुछ ही नहीं करना आपको। आप सिंपली एक जाइए, जाने के साथ साथ शुरुआत कीजिए, शुरुआत करोगे तो आपको ये लगने लगेगा ना, मतलब एकेडमिक के साथ, कॉलेज स्टडी के साथ अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की थिंकिंग रखते हैं, सोचते हैं, तो आप बहुत बिरले टाइप के स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट बन जाओगे। क्यों? क्योंकि होता क्या है, हम नींद से तब जागते हैं जब सवेरा हो जाता है। ये तो आप सच है ना, ये बात तो सच है, लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जो रात को भी जाग जाते हैं। यानी समय से पहले अगर आप जाग जाओ
जाओगे तो समय से पहले जागने का ये मतलब होगा कि आप बहुत अच्छे कंफर्ट जोन पे आ जाएंगे जैसे आप ग्रेजुएट करेंगे। तो आपको फिर ये नहीं सोचना पड़ेगा अब क्या करो, क्योंकि देखो अभी तो बहुत आसान लग रहा होगा, नए नए बच्चे हो कॉलेज वगैरह, कई बच्चे तो सोचने में लगे होंगे। फिर जैसे ही 12th वगैरह मतलब ग्रेजुएट वगैरह हो गए, फिर कोई प्रेशर बनाएगा शादी कर ले, कोई कहेगा MSc कर ले, कोई कहेगा B.Ed कर ले। तो एटलीस्ट इस जोन में आने के बाद फॉर्म तो फिल कर सकते हो ना साइड ही, तो इतना तो परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि समय जाने में समय नहीं लगेगा। अभी आप नए नए बच्चे हो, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में करते होगे, 2-3 साल में आप लोग देख लेना आपकी लाइफ जो हो जाएगी इतनी स्ट्रगल वाली हो जाएगी अगर आप टाइम पे नहीं संभले। तो मेरी सलाह ये है कम से कम 1 से 2 घंटा GS और 1 घंटा आप उत्तराखंड को दीजिए। हिंदी वगैरह छोड़ दीजिए, हिंदी पढ़ने की जरूरत फिलहाल नहीं है आपको, वो जब विज्ञप्ति आएगी तब आएगी। फिलहाल 2 चीजें आपने देखनी चाहिए। और अगर आप कहोगे सर इसके सोर्स की बात करो, क्या कहाँ से उत्तराखंड शुरू करें, तो मैं आपको सलाह दूंगा आप सिर्फ एक किताब ले लीजिए, अभी और कुछ नहीं पढ़ना आपको, उत्तराखंड परीक्षावाणी ले लीजिए। वो बेसिक किताब है आपकी, कौन सी, UK परीक्षावाणी, ये बहुत बेसिक किताब है, इसको ले लीजिए और इससे आप लोग शुरुआत कीजिए। इससे बाहर कुछ मत पढ़िए, उत्तराखंड परीक्षावाणी, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। और इसके साथ साथ मैं आपको सलाह दूंगा कि उत्तराखंड की जिला सीरीज मैंने बना रखी है, डिस्ट्रिक्ट सीरीज, ये पढ़ लीजिए। इतना आपका अगर होता है, अगर आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर लेते हैं, तो अगर आप भले ही इसको पढ़ने में 6 महीने क्यों नहीं लगाते, 4 महीने क्यों नहीं लगाते, इतना अगर आप करते हैं तो उत्तराखंड में आपकी एक समझ डेवलप हो जाएगी। उसके बाद जैसे ही आपका कंप्लीट होता है, ग्रेजुएट हो जाते हैं या कोई विज्ञप्ति आती, तो आप एटलीस्ट उस पेपर में बैठने लायक हो जाएंगे। यानी अगर आप सोचते हैं, क्योंकि मैं यही मानता हूं कि इस चैनल पे जो आया होगा वो यही सोचता होगा कि मुझे सरकारी नौकरी की तैयारी करना है, बिजनेसमैन तो होंगे नहीं इस वीडियो को देखने वाले। तो नॉर्मली मतलब जैसे हम लोगों के परिवार होते हैं, मध्यम वर्ग से भी निम्न और मध्यम वर्ग के बीच के जो परिवार होते हैं, तो उसी क्षेत्र से हम लोग सभी आते हैं। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि समय से अगर आप चीजें कर लेंगे तो आपका इतना ही करना है। उत्तराखंड परीक्षावाणी और डिस्ट्रिक्ट सीरीज जो मैंने पढ़ा प्ले लिस्ट में देखना चैनल के, वहां जिला सीरीज, अगर परीक्षावाणी से पहले जिला सीरीज के 13 जिले कंप्लीट कर लोगे तो बहुत अच्छा आपको कंफर्ट हो जाएगा, बहुत अच्छे जोन पे आप लोग पहुंच जाओगे। तो आपको ये प्रयास करना चाहिए और मैं ये सलाह दूंगा आपको करना चाहिए, ठीक है। रहा GS की बात, देखिए अगर आप नए बच्चे हैं, GS कहाँ से शुरू करूँ, क्या शुरू करूँ, अगर आप सिर्फ सोचते हैं कि आप फैक्ट ही पढ़ें, फैक्ट ही क्लास चाहिए, आपको वनडे एग्जाम ही चाहिए, तो मैं आपको सलाह दूंगा फिलहाल वनडे एग्जाम की मत सोचिए, ठीक है। फिलहाल अच्छे एग्जाम की सोचिए। समय पर अगर आप अच्छी तैयारी करोगे तो भविष्य में आपके लिए फायदा होगा। क्यों अगर ग्रुप C की तैयारी की सोचें, क्यों हम ऐसा सोचें कि यार हम लोग क्या करते हैं कि वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं। बच्चे हो, अभी तो समय है, कोई फॉर्म वगैरह नहीं भरा, तो तैयारी अच्छे लेवल की करनी है, अच्छी स्टडी करनी है। तो इसके लिए एक सबसे बढ़िया काम है, आप लोग GS के अंदर देखो कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, सब जानते हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी, ये 4 होते हैं। करंट अफेयर वगैरह आपको फिलहाल नहीं पढ़ना, आप तो अखबार वगैरह पढ़ते रहना। करंट अफेयर का मतलब एग्जाम की दृष्टि से नहीं पढ़ना, लेकिन ऐसा भी नहीं कि अखबार ही ना पढ़े, न्यूज़पेपर वगैरह आप लोग पढ़ सकते हैं। तो GS में 4 पोर्शन आते हैं, कोई एक पोर्शन से शुरू करो, मतलब एक सब्जेक्ट को लेके चलो या 2 सब्जेक्ट, मैं कहूंगा कि 2 सब्जेक्ट वीकली आप लोग क्या करो, हफ्ते में 2 सब्जेक्ट लेके चलो। एक के साथ आप जो जैसे हिस्ट्री चलते हो, हिस्ट्री के साथ आप पॉलिटी की क्लास ले लो। हिस्ट्री और पॉलिटी अगर आप साथ लेके चलोगे, साथ में आप उत्तराखंड 1 घंटा पढ़ोगे, तो आपका क्या होगा ना, धीरे धीरे आप एक ऐसे ट्रैक पे आ जाएंगे, आपको कंपटीशन समझ में आने लग जाएगा कि हाँ प्रतियोगिता परीक्षाएं क्या होती हैं, कैसे होती हैं। तो ये जोन जो होगा आपका धीरे धीरे शुरू होगा। उत्तराखंड का मैंने सोर्स बताया, अब आप कहोगे सर पॉलिटी का सोर्स या इसका सोर्स भी क्या होगा। मैं आपको फिलहाल सलाह दूंगा, अगर आप NCERT पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप NCERT कवर कर सकते हैं, आप धीरे धीरे समझ सकते हैं। अब उसमें भी एक दिक्कत है, कई बच्चों को समझ नहीं आ पाती कि क्या मतलब NCERT, मैं तो ये मानता हूँ कभी भी NCERT पढ़ने से पहले आपको उन टॉपिक्स को किसी से समझ लेना चाहिए, उसके बाद NCERT पढ़नी चाहिए, वो ज़्यादा बेटर होता है। वरना क्या होता है ना, NCERT पढ़ने में हम समय बहुत निकाल देते हैं, समझ में बहुत कम चीज़ें आ पाती हैं। हालांकि अब तो लैंग्वेज थोड़ा ईजी बना दी, पहले की पुरानी NCERT पढ़ोगे वो बहुत अच्छे से समझ में नहीं आ पाती है। तो मैं ये सलाह दूंगा, अगर आप उत्तराखंड के साथ ये 2 चीज़ें कर पाते हैं तो कीजिए। और इसका जो सोर्स है, देखिए बेसिक पढ़ना है आपको तो आपको NCERT ले लेनी चाहिए, ठीक है। ज़्यादा किताबें मत लेना NCERT की, बहुत कम किताबें लेनी है। और NCERT जो पॉलिटी में है, पॉलिटी की 11th से 12th लेना, 11th की या 12th की, 11th की है शायद, हाँ 11th की एक बुक आती है, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था नाम से कुछ एक किताब होगी NCERT की, वो अच्छी किताब है पॉलिटी की, ठीक है। 11th लेवल पे है, 12th वगैरह छोड़ देना। और आपको ये लगता है कि नहीं अभी हमसे NCERT नहीं होगा, हम सीधे जो है वीडियो की तैयारी करते हैं, मतलब क्लास पढ़ते हैं, तो आपको मैंने पॉलिटी की भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का फोल्डर बनाया हुआ है,
प्लेलिस्ट में देखना, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का फोल्डर बनाया हुआ है वो देख लेना। और हिस्ट्री के लिए आप मेरे साथ चलना, हिस्ट्री आगे मत बढ़ना। आधुनिक भारत का इतिहास में पढ़ा रहा हूं इस मेन चैनल पे, उसमें क्या करना, आप गहन अध्ययन करके आधुनिक भारत एक वो बनाया होगा फोल्डर, 8 से 10 वीडियो आई हैं, जल्दी उसको कवर करके। तो आप क्या करना, वीकेंड मतलब वीक में 2 सब्जेक्ट पॉलिटी और हिस्ट्री लेके चलो, उत्तराखंड लेके चलो, और ये सोचो कि मैं धीरे 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 बढ़ता हूँ, ग्रेजुएट होने तक मेरा अच्छा खासा इन चीजों पे कमांड हो जाएगा, और कल के दिन सरकारी विज्ञप्ति जब आती है तो मेरे लिए वो आसान हो जाएगा। ठीक है, दूसरे बच्चे आते हैं जो हाल फिलहाल में ग्रेजुएट हो चुके हैं, उनको तो तैयारी करनी है बच्चों। अब उन्होंने तो सोच लिया होगा हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो ग्रेजुएट हो चुके हैं वो जानते हैं कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना। और मैं तो यही सलाह दूंगा, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी की सोच रहे हैं तो जुट जाइए, फिर समय का वेट मत कीजिए, यार कल से करूंगा, परसों से करूंगा, इतने समय बाद करूंगा, ऐसा मत करना। शुरुआत करनी है तो आप कर लीजिए, अब ज़्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है। और कहाँ से शुरू करूँ, अगर आप उत्तराखंड राज्य की तैयारी कर रहे हैं तो मेरी सलाह है यूकेपीएससी एग्जाम को ज़्यादा फोकस करना, यूकेपीएससी इसको ज़्यादा फोकस करना। जब आप इसको फोकस करोगे तो वो यूके ट्रिपल एस की कई चीज़ें कवर कर देगा। ठीक है, यानी ये तो वनडे एग्जाम है, ये ग्रुप सी एग्जाम है। यूकेपीएससी थोड़ा सही एग्जाम कराता है, वनडे ना करा के प्री मेंस वाला करता है। अगर आप यूकेपीएससी की तैयारी कर लोगे तो उससे क्या होगा, यूके ट्रिपल एस में डायरेक्ट हाथ मत डालना, क्योंकि अगर आप यूके ट्रिपल एस की ही तैयारी कर रहे हो, स्टार्टिंग में वनडे एग्जाम की करनी है, तब तो मैं कहूँगा अगर आपने सोच ही रखा है कि मुझे वनडे की करनी है, तब तो आप ठीक है वनडे एग्जाम की करिए। लेकिन आप सोचते हो समय है आपके पास, थोड़ा समय लोगे, आरओ की विज्ञप्ति आएगी या कुछ इस टाइप का अगर आप सोचते हो, तो मैं ये सलाह दूंगा आपको यूकेपीएससी की तैयारी करनी है। और इसके लिए आपको सोर्स की कोई दिक्कत नहीं है, वो पूरा का पूरा फोल्डर बना है। और उसमें देखो यूकेपीएससी के लिए बताता हूँ, उत्तराखंड और जीएस यही 2 पोर्शन रहते हैं, हिंदी वगैरह का यहाँ कोई रोल नहीं है, ज्यादा रोल नहीं, वो किसी किसी एग्जाम में आती है। उत्तराखंड के लिए आपको सीरीज पूरी की पूरी कवर कर लेनी है। ठीक है, जिला सीरीज सबसे पहले पढ़ना, डिस्ट्रिक्ट सीरीज, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाना। जैसे ही उत्तराखंड की जिला सीरीज कंप्लीट होगी, उत्तराखंड का इतिहास पढ़ना, यूके हिस्ट्री मैंने पढ़ा रखी होगी। उसके बाद जैसे ही ये कंप्लीट होगी, उत्तराखंड इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज पढ़ना, इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज। ये 3 फोल्डर आप कवर कर लोगे। इसके साथ आपको जो किताब पढ़नी है यूकेपीएससी के लिए, एक परीक्षावाणी, ठीक है, उत्तराखंड की, प्लस विंसर ईयर बुक, ये 2 चीजें आप पढ़ लेना, आपका उत्तराखंड का पोर्शन कवर हो जाएगा। और आपको सीरीज यही लेके चलनी है उत्तराखंड की, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे पहले जिला सीरीज पूरी करनी है, 13 जिले इसके अंदर कंप्लीट करने हैं, उत्तराखंड का इतिहास पूरा करना है, और उत्तराखंड इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज कंप्लीट करना है। 2 किताबें परीक्षावाणी और विंसर ईयर बुक आपके पास होनी चाहिए। तो उत्तराखंड का जो मैटर है वो आपका लगभग कवर हो जाता है, बहुत हद तक कवर हो जाता है। इसके साथ आपकी यूके ट्रिपल एस की तैयारी इसी से हो जाएगी। ठीक है, और ये मैं बता रहा हूँ यूकेपीएससी के लिए इस टाइप से। अब रहता है बच्चों जीएस वाला पोर्शन। जीएस के लिए मुझे लगता नहीं कि आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। जीएस का मैंने हमेशा कहा है कि जीएस आप मेरे साथ साथ चलते रहिए, जो मैं पढ़ाता हूं उसको फॉलो कीजिए। और आपको लगता है कि आपको पॉलिटी शुरू करनी है, फोल्डर बना है, वहां जाइए, भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था। आपको लगता है आपको आधुनिक भारत पढ़ना है, मेरे साथ साथ क्लास चल रही है, उसको लेके चलिए। आपको लगता है मुझे भूगोल पहले पढ़नी है, आप भूगोल लेके चलिए। आपको लगता है इकोनॉमी पढ़नी है, इकोनॉमी वनडे एग्जाम के अकॉर्डिंग मैंने कुछ कराई हुई वो पढ़िए। लेकिन अगर आप इन सब को छोड़ के आप सोचते हो नहीं मुझे फैक्ट ही पढ़ने हैं, वनडे एग्जाम ही करना है, मुझे डिटेल क्लास नहीं समझनी, मुझे समझने की जरूरत ही नहीं है, तो आप लोग क्या करना, स्टडी विथ योगेश 2.0 यूट्यूब चैनल पे चले जाना है। ठीक है, स्टडी विथ योगेश 2.0 इस यूट्यूब चैनल पे चले जाना। यहां सिर्फ मैं कराता हूं 15 मिनट की वीडियो, वो भी फैक्ट आधारित कितने मिनट की वीडियो चलती है, 15 मिनट की चलती है, वो भी सिर्फ और सिर्फ इसके अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग। डेली यहाँ पे होमवर्क का काम होता है, उसके अलावा अगले दिन मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, मैं क्वेश्चन छांटता हूँ, देख के बोलता हूँ कि ये क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये तरीका आपका सबसे बढ़िया होगा। और याद रखना, अगर आपको तैयारी करनी है, आपको ये चीजें फॉलो करनी ही करनी होंगी, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है ग्रेजुएट छात्रों के लिए। उत्तराखंड का सोर्स बताने के बाद अगर आप कहो कि सर जीएस का भी बता दो, क्या करना है जीएस का सोर्स। जीएस डिटेल पढ़नी है, डेप्थ में पढ़नी है, तो आपको एनसीईआरटी की किताब, अगर आपके पास समय है, आप बड़े एग्जाम की सोचते हैं, तो मैं यही प्रेफर करूंगा कि आप एनसीईआरटी की क्लासेस को पढ़िए। एनसीईआरटी को देखना पड़ेगा आपको, ये ऑप्शन, इसके अलावा कोई विकल्प है नहीं आपके पास। एनसीईआरटी मतलब जियोग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, पॉलिटी, 4 किताबें, मतलब 4 जो सब्जेक्ट हैं, इसकी आप एनसीईआरटी कवर कर लेना। और आपको लगता है नहीं एनसीईआरटी नहीं पढ़नी मुझे, एनसीईआरटी के अलावा मुझे डायरेक्टली समझना है कि जो एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो चीज़ें आती हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, वही जो जीएस के फोल्डर बना रखे हैं, वहां से आप लोग धीरे धीरे कवर कर लीजिए। और एक चीज़ और ध्यान रखना, जैसे कई चीज़ें होती हैं, हमें कई क्वेरीज होती हैं, सर ये चीज़ कैसे करनी, ये कैसे करनी है, तो उसमें एक उत्तराखंड परीक्षा रणनीति और मोटिवेशन करके एक मैंने फोल्डर बनाया हुआ है, प्ले लिस्ट में लास्ट में देखना, उत्तराखंड परीक्षा रणनीति और मोटिवेशन। उसमें थंबनेल को
पढ़ लेना किस टॉपिक में क्या, मतलब किस वीडियो में क्या बताया गया, किस चीज़ को लेके, तो उससे आपके कई डाउट क्लियर हो जाएंगे, कई डाउट आपके जो है उसका समाधान हो जाएगा। उस फोल्डर को जाके आप लोग चेक करना है, ठीक है। तैयारी आप शुरू कर दीजिए। देखिए, ये बात थी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट बच्चों के लिए, और जो वो हैं ग्रेजुएट वाले रिसेंटली हैं अंडर ग्रेजुएट, मैं ये कहूँगा कि डेप्थ में पढ़ना चीज़ों को। ये वनडे एग्जाम के चक्कर में मत लगे रहना, वनडे एग्जाम तो लास्ट विकल्प है। पहले अगर 1-2 साल ढंग से पढ़ लिया, 1-2 साल आपने अपने लिए निकाल लिया, आपको लगता है कि 2 साल मुझे देने ही देने हैं खुद को और सरकारी सेवा में आना है, तो 2-2.5 साल मेहनत तो करनी ही करनी पड़ती है, क्योंकि या अभी पढ़ो या बाद में पढ़ना पड़ेगा, वो कभी ना कभी तो पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ, अगर वनडे ही एग्जाम की तैयारी करनी है फिर वो रिस्क है, फिर एक प्रकार का जुआ है, कोई गारंटी नहीं कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा अगर आपने पहले से तैयारी नहीं की, क्योंकि वनडे एग्जाम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा मिलेगा। कई बच्चे यहाँ 3-3, 4-4 साल से लगे पड़े हैं, और ऐसा भी नहीं कि उन्हीं का होता है, होने वाले को तो 1 साल में भी हो जाता है, लेकिन वो तो फिर लग भी है ना। कई बार आपकी पढ़ी हुई चीज़ें एग्जाम में कितनी आ जाती है वो डिपेंड करते हैं। अब आता है बच्चों जो मेन चीज़ है बीएड धारी बच्चों का, बीएड, ठीक है, बैचलर ऑफ एजुकेशन, यानी इसमें आपको क्या है, इसका चीज क्या है समझना है। ये बहुत बढ़िया विकल्प होता है, हमेशा से जिंदगी में याद रखना, बीएड बहुत बढ़िया विकल्प होता है स्पेशली गर्ल्स के लिए, और साथ ही साथ बॉयज के लिए भी बहुत अच्छा विकल्प है, क्योंकि इसमें ऑप्शन हमेशा आपके पास खुला रहता है। बीएड करने वाले छात्रों को याद रखना होगा लगभग 2 से 3 साल के बीच हमेशा इसमें विज्ञप्ति आती है, और ये 2 से 3 साल के बीच विज्ञप्ति का मतलब इस जो एक बार विज्ञप्ति आएगी इसको कंप्लीट प्रोसेस होने में लगभग 1.5-2 साल लग ही जाता है। उसके 1 साल के अंदर फिर अगेन जो होती है मतलब विज्ञप्ति आउट हो जाती है। वो क्यों? क्योंकि शिक्षा विभाग बहुत बड़ा विभाग है, बच्चों के साथ आप रिस्क नहीं ले सकते हो। अगर अध्यापक नहीं होंगे स्कूल में तो उन बच्चों का भविष्य चौपट हो सकता है। तो इसीलिए एक मतलब मान के चलिए 2-2.5-2.5-3 साल में आपके पास हमेशा बीएड करने के बाद एक ऑप्शन खुला रहता है कि आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम मतलब एग्जाम में दे सकते हैं और आपका मतलब चयन हो सकता है। देखिए मैं इसको बहुत अच्छे से समझाता हूँ। जब आप ग्रेजुएट करते हैं, हाल ही में रिसेंटली ग्रेजुएट जो बच्चे हैं उनको भी मैं समझाऊंगा, बीएड अगर आपके पास ऑप्शन आता है तो आपको करना चाहिए। हालांकि इसमें 2 साल आपके निकल जाते हैं, बट इस 2 साल के चक्कर में जब आप 42 ईयर तक के होते हैं तब आपके पास हमेशा एक विकल्प रहता है कि जो 2 से 3 साल के अंदर एक बार विज्ञप्ति आती है इसमें आप भाग ले सकते हैं। और ये विज्ञप्ति होती है एक तो लेक्चरर की और एक होती है एलटी की, ठीक है। एलटी में आपको ये जो ये यूटेट वगैरह निकालना होता है, सीटेट यूटेट जो भी होता है, तो एलटी के लिए और लेक्चरर के लिए ऐसी कोई बाध्यता है नहीं। 2 से 3 साल के अंदर आपकी विज्ञप्ति आती है। तो इसका क्या फायदा हुआ, जैसे बीएड करने के दौरान आप हो सकता है इरिटेट हो जाए, कई लोग परेशान हो जाते हैं 2 साल निकल गए ये वो है, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि इसके बाद विकल्प आपके लिए खुल गया है। यानी आपकी लाइफ में जब तक आप 42 साल के नहीं होते आपको 4-5 मौके तो मिलते ही मिलते हैं। आप अगर उसको भुनाना चाहें तो एक ही बार में भुना देंगे। साथ ही साथ बीएड करने के बाद इस कैसा नहीं होगा आप क्या खाऊं कैसे होगा, प्राइवेट का भी एक ऑप्शन खुल जाता है। हालांकि 10 से 15 हज़ार के बीच वहां पर देते हैं, इससे ऊपर तो मिलता है नहीं आजकल, लेकिन कुछ ना करने से अच्छा, कहीं इधर उधर भागने से अच्छा वहीं पे सही। उसके साथ साथ बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ अपनी भी तैयारी कर लेते हैं, थोड़ा मन लगे रहता है, तो एटलीस्ट आपके पास एक ऑप्शन और खुल जाता है प्राइवेट में पढ़ाने का, ठीक है। आपका टीचिंग स्किल अच्छा है, आपका नॉलेज अच्छा है, तो आप यहाँ लगने से पहले ही अगर यहाँ पढ़ा भी रहे हैं तो ये भी आपके पास ऑप्शन खुला है, ये भी आपके पास ऑप्शन खुला है। तो कहीं ना कहीं आपको एक प्रकार से सिक्योरिटी मिल जाती है बीएड करने के बाद। हाँ, कुछ भी नहीं होगा, कहीं तो चयन हो जाएगा। अब आता है जैसे बीएड कर लिया, ऐसा जब बीएड करने की सोच रहे हैं, करने की मत सोचो, कर लो। मेरी राय तो ये है, अगर किसी को लगता है, क्योंकि स्पेशली गर्ल्स के लिए बहुत बढ़िया जॉब है टीचिंग डिपार्टमेंट, अभी की मत सोचो। एक उम्र के बाद जब आप लोगों की शादी वगैरह हो जाएगी, बच्चे वगैरह हो जाएंगे, उस समय ये महसूस होता है कि यार जॉब ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों के बीच ही गुजरे। स्कूल और एकेडमिक ये सबसे बढ़िया काम भी है, बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं है किसी का, आपको जाना है, पढ़ाना है, बच्चों को अपना घर आना है, तो आपके लिए ये विकल्प हमेशा ओपन रहता है। और अगर आप में ये सोच रहे हैं कि मुझे बीएड करना है नहीं करना है, तो मैं ये सलाह दूंगा आपको कर लेना चाहिए। और साथ ही साथ जिसने बीएड कर लिया, कई बच्चे ये सोच रहे हैं सर तैयारी कैसे करें, बीएड की करें, क्या करें, तो मैं ये कहूँगा जितने भी बीएड धारी बच्चे हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट है, 2 आवर आप डेली उस सब्जेक्ट को दीजिए बच्चों। क्योंकि अगर आप टच छोड़ दोगे, कोई फिजिक्स वाला है, फिजिक्स से छोड़ दी उसने और ग्रुप सी या अदर एग्जाम के पीछे पड़ गया, या कोई केमिस्ट्री वाला है, या कोई बायो वाला है, या हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जो भी है, तो मैं ये सलाह दूंगा 2 घंटे आपको डेली देखना चाहिए अपना सब्जेक्ट, उसके साथ टच बनाए रखो, ताकि जब विज्ञप्ति आएगी तो उस समय आपको ये ना हो यार छोड़े हुए 3 साल हो गया, ये अपना सब्जेक्ट से छोड़े हुए 2-2.5 साल हो गया। तो टच बना के रखना है। साथ साथ ही आपको इस टच के साथ क्या करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, वो आपका
आपका लेक्चरर के प्री एग्जाम में काम आ जाएगा, ठीक है। यानी कहीं और हो जाता है तो बढ़िया है, अच्छी बात है, किसी भी एग्जाम में चयन जाए, लेकिन मैं ये कहूंगा क्योंकि सब्जेक्ट पे अगर 2 घंटे भी अगर आपकी कमांड है तो कल के दिन जब विज्ञप्ति आएगी तब आपको परेशानी नहीं होगी। इसको ध्यान रखना। बीएड करने की सोचते हो तो कर लो, कर लिया है तो 2-2.5 घंटा अपने सब्जेक्ट को समय दो, आने वाली जो विज्ञप्तियां होंगी उसमें आपको फायदा होगा। साथ ही साथ कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इसका ये मतलब नहीं अपने सब्जेक्ट को साइड करके ये उत्तराखंड ग्रुप सी वगैरह, हिंदी वगैरह, समाज और ये संधि वगैरह पढ़ने में लगे, वहाँ अजय पाल और कनक पाल के बारे में पढ़ रहे हो, इतने से नहीं होने वाला। अपने सब्जेक्ट पे कमांड, वरना बीएड करना आपका व्यर्थ था। किया क्यों बीएड? अगर आप अपना सब्जेक्ट नहीं देख रहे हो तो बीएड किया क्यों? मैं तो यही क्वेश्चन करूंगा, किया क्यों बीएड? और फॉर्म अगर आते हैं उस टाइम पे पछतावा ना हो आप लोगों को, इसलिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आपने बीएड किया है तो आप लोग क्या करना, अपने सब्जेक्ट को 2 से 2.5 घंटे का टाइम जरूर देना है, ठीक है। पहले ही उसके बाद आपको जो समय मिले आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करो। अब आता है लास्ट में डीएलएड। क्या आता है? डीएलएड, ठीक है। अब देखो बच्चों, डीएलएड वाले जो बच्चे हैं ये जो सोचते हैं इसमें तो नौकरी की गारंटी है ही है, यानी जो डीएलएड कर रहा है उसकी नौकरी तो लगनी ही लगनी है, भले ही वो 10 साल 15 साल बाद लगे। वो तो विज्ञप्ति पे डिपेंड करता है सरकार कब प्राइमरी एजुकेशन के लिए, प्राइमरी शिक्षा के लिए वहां पोस्ट भरती है। तो मैं ये सलाह दूंगा अभी, क्योंकि अभी तो शायद 1 या 2 बैच निकले हैं डीएलएड के जिनको जॉब मिल गया, मुझे कंफर्म तो है नहीं, शायद 2 बैच निकल गए हैं, तीसरा बैच चल रहा होगा और चौथे बैच के लिए एंट्रेंस होने वाला है। इतना शायद कहीं मैं जहां तक अगर गलत नहीं हूं, कहीं यही पहुंची है बीएड की, मतलब डीएलएड की। पहला बैच सेलेक्ट हो चुका है, दूसरे का सिलेक्शन हो चुका है, तीसरे बैच की प्रोसेस चल रही है, 2 साल लगभग शायद इसमें लगता है। तो तीसरा बैच मतलब अभी अभी लगा है, अभी अभी का मतलब 2022 स्टार्टिंग में। पूरी गणित समझना, इनका पूरा होगा 2 to 4 में, यानी आपका तो इंट्रेंस है, निकलना नहीं निकलना वो तो बात की बात है, ठीक है। 2024 तक तो इनका पूरा होगा, तो 2024 से पहले तो आपकी डीएलएड करके जॉब लगनी है नहीं, ये 2022 है। 2 साल तक तो डीएलएड करके जॉब नहीं लगेगी, और जगह लग सकती है, ठीक है। उसके बाद पहले ये बैच भरा जाएगा, कौन सा? 2024 वाला। तो मान के चलिए 1 से 2 साल तो लगता ही लगता है, मिनिमम 2 साल तो लगेगा ही लगेगा। ऐसा तो नहीं कि डीएलएड करते सीधे जॉब मिल गई। तो अगर मिनिमम हम 2 साल मान के चले तो 2026 तक आपका ये वाला बैच कहाँ आएगा? डीएलएड करके जॉब में लगेगा। लगभग एक अनुमान है, हो सकता है कि पोस्ट कम पड़ जाए, सरकार 2024 ही में कर दे, हो सकता है 2025 में कर दे, लेकिन लगभग मान के चल रहे, एक अनुमानित मान के चल रहे 2026 तक ये वाला बैच जाएगा। कौन सा? 2022 वाला। उस समय आप कई बच्चे कर रहे होंगे, आपका डीएलएड कब कंप्लीट होगा? अगर आप निकल जाते हैं 2022, 23, 24 के आसपास, 25 के आसपास आपका डीएलएड कंप्लीट होगा, क्योंकि 1 साल बाद ना, 25 के बाद तो 26 में ये जॉब लगी है, उसके 25 में कंप्लीट होता है, 26 वाला बैच गया है, 27, 28, 29, 30, 2029-30 के आसपास आपका नंबर पड़ने वाला है, एक अनुमान के मुताबिक, ठीक है। अब हो सकता है इससे पहले भी पड़ जाए, क्योंकि कई प्राइमरी टीचर रिटायर होंगे, बच्चों की कमी होगी तो वहां चाहिए, लेकिन पीछे से आपकी नई नई बैच जा रहे हैं, यानी आप चौथा बैच है तो पहला और दूसरा तो लग गया, तीसरा बैच है तो तीसरा बैच कब सेटल होगा, कब उसकी जॉब लगेगी, उसके बाद आपका क्या है ऑप्शन आएगा। अब कई ये मन बना देंगे यार इतना देर है, अभी तो 2022 चल रहा है, क्या 2029-30 7-8 साल तक हम क्या वेट ही करते रहे, इतनी जॉब नहीं लगेगी, यहाँ दुनिया कहाँ पहुंच जाएगी। ये गलत धारणा है। अगर आप करते हैं तो आपके पास तो विकल्प रहेगा ना, विकल्प खुला रहेगा आपका, कभी ना कभी लग जाएगी। कौन सा टाइम लग रहा है? 7-8 साल जाने में, ठीक है, कभी भी आ जाएगा वो। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप यहां तक का वेट करो, इसका ये मतलब है कि आप डीएलएड अगर भी करते हैं 2 साल बाद, अगर आप 2024 तक फ्री हो जाते हैं डीएलएड करके, 2-2.5 साल तो लगना ही लगता है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है? कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करनी है। ये तो आपका एक क्या है, विकल्प है ना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम। अब मैं आपको एक गणित समझाता हूं। गणित का क्या मतलब है? देखिए, आपने कहा चलो हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, भगवान न करे आपका कोई बड़ा एग्जाम रुके या आप न हो सके और आपने कोई छोटा एग्जाम निकाल दिया। छोटे का मतलब 1 डे एग्जाम, जैसे आपने सपोज बीपीडीओ ही निकाल दिया, मतलब भविष्य में, ठीक है, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ। स्केल है 2400 का, या आपने कोई कनिष्ठ सहायक या ग्रुप उसका निकाल दिया, स्केल है 2000 का, या कोई फॉरेस्ट गार्ड बन गया, स्केल है 2000 का। तो आप यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, जैसे ही 2029-30 आया आपका क्या हो गया? डीएलएड में सिलेक्शन हो गया फाइनल, स्केल पहुंच जाओगे 4200 और नौकरी जो है आपकी टीचिंग डिपार्टमेंट में आ जाएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ से छलांग मार के यहाँ चले जाओगे, और यहाँ से छलांग मारने के बाद हो सकता है कि अब आपको समय मिलने लग जाए पढ़ने के लिए, और यहाँ से आप पढ़ाई करके यूपीपीसीएस का निकाल दें, जहाँ से 5400 का ग्रेड, 4800 का ग्रेड, 4600 के ग्रेड, इन ग्रेड पे आप आ जाएं, ठीक है, 4200 के ग्रेड, इन ग्रेड्स पे आप यूपीपीएससी के माध्यम से हो सकता है आ जाएं। तो मैं ये सलाह दूंगा, डीएलएड करना एक बेहतर ऑप्शन है
भले ही वो 10 साल बाद क्यों ना आपकी जॉब लगे, लेकिन उस 10 साल तक ऐसा नहीं कि बीएड कर डीएलएड करके आप हाथ बांध के खड़े हो बैठे हो, ऐसा नहीं कह रहा मैं, ठीक है। वो जब भी आएगा समय तब आएगा, लेकिन एक बेहतर विकल्प आप लोगों के लिए हो सकता है। जहां तक रहा इसके एंट्रेंस की तैयारी की बात, सिलेबस तो मुझे अभी ध्यान नहीं है, कोई बच्चा अगर होगा तो कमेंट सेक्शन में डाल देना सिलेबस क्या है इसका प्री का, मतलब जो एग्जाम है। शायद उसमें 20-25 नंबर की जीएस वगैरह, कुछ हिंदी वगैरह, रीजनिंग वगैरह कुछ इस टाइप की होगी। तो जो सिलेबस होगा देख लेना उसमें क्या सिलेबस है। कोशिश करूंगा कि किसी दिन आपको समझा दूं कि डीएलएड की जो एंट्रेंस होगा उसको किस तरीके से आपको फेस करना है, ठीक है। होपफुली चीज़ें आपकी समझ आई होंगी, आप ये कर पा रहे होंगे, आप बातों को समझ पा रहे होंगे। अच्छे से एक बार इस पर मंथन करना, पूरा ध्यान रखना है इस पर, कैसी चीज़ों को अपने आगे ले जाना है, और इसको एक बार अच्छे से आपको क्या करना है, समझना है। फिर आपको अपनी लाइफ के लिए निर्णय लेना है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।